नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि मनुष्य में पोषण की बात हमने कही थी, जो कि आपके 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसका होता है डाइजेशन यानी कि पाचन, फिर होता है अवशोषण, इसके बाद स्वांगीकरण और फिर होता है बहिक्षेपण। तो जो है पोषण आपका इन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब जो डाइजेशन होगा फूड का, उसके लिए जो एक सिस्टम अपने अंदर कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से आपके जो है अंग मौजूद होते हैं। ये जो पाचन तंत्र है, इसमें अपन 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक है आपका आहार नाल और एक है आपके पाचन ग्रंथियां। आहार नाल जो है अपनी स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, मुख गुहा से, जो आपके बकल कैविटी है वहां से, और कहाँ तक जाती है, एनस तक। और जो अपनी पाचन ग्रंथियां हैं, उसके अंदर 3 ग्रंथियां हम पढ़ते हैं, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। जो अपनी बकल कैविटी है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बकल कैविटी के अंदर आपके टीथ प्रेजेंट है, जीभ प्रेजेंट है जो कि स्वाद का अनुभव करेगी, और जबड़े प्रेजेंट होते हैं। जो अपना टीथ है, उनके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 21-23/21-23, यानी कि आपके 8 दांतों के बारे में बताया था। तो इधर के 8, इधर के 8, ऊपर के 8 और इधर वाले 8, इस तरीके से टोटल कितने दांत, 32 दांत हो गए। 21-23 में जो 2 दांत है, एक साइड के 2 जो दांत है वो क्या है, स्टार्टिंग के कृंतनक है। फिर जो एक दांत है वो रदनक है। फिर उसके बाद जो 2 दांत है वो क्या है, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक है। और जो लास्ट में 3 दांत है, उन्हें अपन कहते हैं चवर्णक। इस तरीके से टोटल 32 दांत जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं मुंह के अंदर। लेकिन बच्चों के अंदर दूध के दांत कितने होते हैं, केवल 20 दांत जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में। बच्चों के अंदर अग्र चवर्णक दांत एब्सेंट होते हैं, और साथ के साथ एक जो मोलर दांत है वो भी उधर से एब्सेंट होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर दूध के दांत होते हैं 20। अब ये जो है अपने मुंह के अंदर लार ग्रंथियां भी मौजूद होती है। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड्स, मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और थर्ड है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। लार के अंदर जो आपके पाया जाता है एंजाइम, वो कौन सा है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसे अपन टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। अब भोजन जो है आपकी मुख गुहा से होता हुआ कहाँ आएगा, इस ग्रसनी में। अब देखो, ग्रसनी में आपको 3, एक होती है मुख ग्रसनी जो कि भोजन अंदर लेके जाएगी, एक होती है नासा ग्रसनी जो कि श्वास अंदर लेके जाती है, और एक होती है आपकी अधोग्रसनी जिसे अपन एपिग्लॉटिस भी कहते हैं, जो इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। जब अपन निगल रहे होते हैं तो अपन सांस नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब ये भोजन ग्रास नली से होता हुआ ईसोफेगस, जो कि क्या है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो भोजन को क्रमांकुचन गति प्रदान करती है। अब इस ग्रास नली से होता हुआ भोजन आ जाता है आपके स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर, जहां पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। ये जो आपका स्टमक होता है, आमाशय होता है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, जो कि अटैच रहता है ग्रास नली से। फिर दूसरा जो मध्य भाग होता है उसे अपन कहते हैं फंडिस, और जो लास्ट वाला भाग होता है जो कि आगे जाके किससे जुड़ेगा, छोटी आंत से, उसे अपन क्या कहते हैं, निर्गमी भाग। इस जो है स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक म्यूकस की लेयर भी पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ये श्लेष्मा इस HCl से बचाती है आपके स्टमक को। ठीक है, इस तरीके से आपके भोजन जो है स्टमक में आ गया। अब इस स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर आपका भोजन जो है 3 से 4 घंटे रहता है। स्टमक से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आपके क्या है, पूरे भोजन का संपूर्ण पाचन करेगी और अवशोषण करेगी। तो छोटी आंत को जब भोजन पचाना है तो इसके लिए इसको एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, जूसेस की जरूरत होगी। तो वो आपके कौन देगी, ग्रंथियां रिलीज करेगी। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है वो कैसी ग्रंथि है, आपकी मिश्रित ग्रंथि, जो कि अग्नाशय रस का स्रावन भी करेगी और साथ के साथ आपके इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित करती है, बनाती है।
इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? तो भोजन के अंदर रक्त शर्करा का जो लेवल है उसको कंट्रोल रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपके हार्मोन बढ़ जाएगा। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपके जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज के बढ़ने से क्या होगा कि आपके मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाएगी। तो इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। साथ के साथ अग्नाशय ग्रंथि आपके अग्नाशय रसों का स्रावण भी करती है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इसके बाद आती है आपकी यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड, जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग। शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन है? आपके त्वचा है। तो लीवर जो है उसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, यानी कि आपके शरीर का हीरो है। अगर उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो फिर से खुद को बना लेता है, रीजनरेट कर लेता है। अब लीवर जो है एक रस का स्रावण करता है, यानी कि लीवर जो है आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन से रस का? तो पित्त रस, जिसे अपन कहते हैं बाइल जूस। निर्माण यकृत ग्रंथि करेगी, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ पर रहेगा? पित्ताशय के अंदर इकट्ठा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके ये ग्रंथियां क्या करती है? जूसेस का और हार्मोन का स्रावण करती है। अब छोटी आंत के अंदर क्या हो गया? सारा भोजन जो है वो पच गया, उसका अवशोषण हो गया। अब ये जो आपका अपशिष्ट पदार्थ वाला मटेरियल है वो कहा जाएगा बड़ी आंत के अंदर। जहां पर क्या होगा? जल का अवशोषण होगा। वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें अपन कहते हैं विलाय, जो कि क्या करती है? इस जल का अवशोषण कर लेती है। क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। कौन? विलाय, जो कि आपके छोटी आंत में भी प्रेजेंट है और बड़ी आंत में भी प्रेजेंट है। अब जल का अवशोषण हो गया और अपशिष्ट पदार्थ जो है रेक्टम के थ्रू, मलद्वार के द्वारा जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा जो पाचन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। अब श्वसन नाम सुनते ही आप लोगों को लगता होगा कि रेस्पिरेशन जो है केवल एक ऐसी चीज है जिसमें अपन ने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी। रेस्पिरेशन का, श्वसन का केवल इतना सा मतलब है? नहीं, आज यही कॉन्सेप्ट मैं आपका यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ कि रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का निर्माण भी हो रहा है। कैसे? तो देखो, जो भी हमने खाना खाया है हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का यानी कि भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जो भोजन है, ग्लूकोज है, उसमें क्या हो जाती है? ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से आपके जो है पूरी श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती कैसे है? तो जब आप सांस लेते हो, क्या कभी आपने दिमाग में ये चीज सोची है कि हम केवल ऑक्सीजन ही क्यों अपने शरीर के अंदर ले पाते हैं? अपने आसपास इतनी सारी गैसेस है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी केवल ऑक्सीजन को ही इनटेक क्यों करती है, इनहेल क्यों करती है? बाकी सारी गैसेस को क्यों नहीं करती? सोचा है कभी आपने? देखो, जो आपकी आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके पास एक वर्णक होता है जिसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है उसका? हीमोग्लोबिन नाम होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? केवल और केवल किसको लिफ्ट देता है? ऑक्सीजन को लिफ्ट देता है। ऑक्सीजन को लिफ्ट देगा और उसको अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जाएगा। बाकियों को लिफ्ट नहीं देगा। केवल किसको भाप दिए इसने? ऑक्सीजन को भाप दिए। ठीक है, ये क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरीके से वन वुमेन मैन है कि केवल भाई मैं तो ऑक्सीजन पे ही टिका रहूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसी वजह से, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके केवल और केवल ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। अब ऑक्सीजन अंदर आ गई, ग्लूकोज ने इस ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है ये ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हुई? ग्लूकोज के साथ। और किसका निर्माण कर लिया? ऊर्जा का निर्माण कर लिया। अब ऊर्जा जो है आपके किस फॉर्म में बनती है? तो ये जो ऊर्जा है वो आपके बनती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो आपका जो ऊर्जा के बंडल है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या है? एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। आई बात समझ में? तो अब ये जो है ऊर्जा के रूप में अपने बॉडी के अंदर एटीपी का निर्माण हो गया। अब एटीपी बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्या बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर जाएगी? भाई बाहर हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर कैसे जाएगी? तो देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिक्स हो जाती है? प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है, और ये जो है प्लाज्मा में मिक्स होके फेफड़ों के द्वारा बाहर जो है निकाल दी जाती है। कौन? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी जो श्वसन की प्रक्रिया है, यानी कि जो कंप्लीट श्वसन है, रेस्पिरेशन है, उसका मतलब क्या हुआ कि सांस लेना, सांस छोड़ने के साथ साथ एनर्जी का निर्माण भी। और ये जो प्रक्रिया है वो आपके श्वसन ले करने की, यानी कि ब्रीथ इन करने की और ब्रीथ आउट करने की, वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? इन लंग्स के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? ये छोटा सा एक ओवरव्यू जो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इधर, सबसे पहले अपन आते हैं कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो अब से जो है आप जो डेफिनेशन लिखते हैं ना कि सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, वो बिल्कुल गलत है। अब से आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे आपके क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है। तो देखो, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से क्या होता है आपके? जब ग्लूकोज में आपके क्या मिक्स हो जाता है? ग्लूकोज में जब आपके ऑक्सीजन मिक्स होती है तो इसका क्या हो गया? अपने भोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और इससे किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब ये जो आपकी ऊर्जा है वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपसे 1 नंबर में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, आपके एटीपी का निर्माण हो गया, साथ के साथ आपके क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किस में मिक्स हो जाएगी? प्लाज्मा में, और फेफड़ों के द्वारा बाहर फेंक दी जाएगी। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपके क्या हुआ? जो भी आपने भोजन किया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। आई कि नहीं? यही बात समझ में? अब ये जो आपका भाई ये सारी जो प्रोसेस है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो एटीपी का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा? एनर्जी का निर्माण जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस में जो है पढ़ लेते हैं। तो कोशिका का जो शक्ति गृह होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि यही तो हमारा क्या है? पावर हाउस है कि नहीं? तो इस तरीके से आपके जो है किसका निर्माण हो जाता है? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा? श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। ये क्या है? जटिल जैव प्रक्रिया है। पचित भोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाएगी। देखो, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब ये ऑक्सीजन जो भी खाना है हमारे अंदर ग्लूकोज है उसमें जाके मिक्स हो गई। ठीक है, तो ग्लूकोज जब आपके ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो उससे अपनी क्या बन गई? ऊर्जा बन गई। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी और ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। आई कैन? यही बात समझ में? अब अपन सबसे पहले बात करते हैं श्वास लेने की, यानी कि ब्रीथ इन करने की। जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी? ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर जाती है। अब सांस लेने में ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और CO2 जो है वो बाहर निकलती है।
ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का काम कौन करेगा? तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का काम करता है अपना हीमोग्लोबिन। कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? अपना एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक श्वसन वर्णक है। आपने इसको श्वसन वर्णक नाम क्यों दिया? देखो मैं बताऊंगी अभी। देखो, फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण फेफड़ों में नहीं होगा, ऊर्जा का निर्माण आपके कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रक्त में O2 का मिलना तथा CO2 का निकलना, ये तो क्या हुआ? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट वाली प्रोसेस हो गई। देखो आपके जो है अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपके मनुष्य और जो आपके जलीय जीव है यानी कि धरती पर रहने वाले जीव हैं, हमारा एक एग्जाम्पल ले लो, और एक आपके क्या है मान लो जल के अंदर रहने वाले जीव है जैसे फिशेज ले लो, क्या सबके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो सेम होती है क्या? या नहीं होती? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही थी हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में? हीमोग्लोबिन के बारे में। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपका एक श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। श्वसन वर्णक का मतलब होता है कि ये जब हम सांस अंदर लेंगे तो जो ऑक्सीजन आ रही है उसको शरीर तक लेके जाने का, शरीर के भागों तक लेके जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, यानी कि इसको लिफ्ट देके घुमाएगा। कौन? इसीलिए हमने इसको बोला श्वसन। वर्णक क्यों बोला? वर्णक का काम होता है किसी भी चीज को कलर देना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड को यानी कि हमारे रक्त को कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है, लाल कलर देता है। अब इसी की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, इसीलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया? वर्णक नाम दिया। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? अपना रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो ये तो बात हुई अपने श्वसन वर्णक की। अब अपन बात करते हैं कि क्या आपके जलीय जीव जो होते हैं और जो स्थलीय जीव होते हैं, जैसे हम ले लीजिए, क्या हमारे सबके अंदर ये सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए सेम ऑर्गन होता है क्या? देखो हम बात करते हैं सबसे पहले मानवों की। हम जो है सांस किसके द्वारा लेते हैं? हमारे फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यानी कि अपने जो है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का काम किसने किया? लंग्स ने किया, फेफड़ों ने किया, जो कि एक जोड़ी हमारी वक्षगुहा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर बात कर ली मछलियों की यानी कि जलीय जंतुओं की, तो मछलियों के अंदर ये फेफड़े ना होके क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? गिल्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा इसमें ये वाली जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। ये जो होते हैं स्थलीय जीव, वो स्थल पर उपस्थित ऑक्सीजन जो है, स्थल पर उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। अब जलीय जीव जो ऐसा तो है नहीं ना कि सांस लेने बाहर आएंगे, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार सांस लेने बाहर आएंगे, फिर सांस ली, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर सांस लेने बाहर आएंगे, ऐसा नहीं होता। मछलियों को देखा है कभी ऐसे सांस लेने बाहर आती है? तो ये क्या करते हैं? जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ही क्या करती हैं? इनहेल करती हैं। जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ही इनहेल करती हैं। ठीक है, अंदर लेती हैं। अब देखो स्थल पर हमारे सराउंडिंग जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। लेकिन जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तभी तो हम जो है ज्यादा देर पानी में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें सांस नहीं आती। वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। तो यहाँ पर यानी कि स्थल पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन आपके जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसी वजह से ही ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे अंदर श्वसन रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या है? कम। हम आराम से सांसें लेते हैं, आराम से चलता है अपना काम। यानी कि हमारे अंदर श्वसन दर जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्योंकि हमें पता है हमारे सराउंडिंग खूब ऑक्सीजन है, हम लेते रहेंगे आराम से। लेकिन जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है,
तो ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेती है, यानी कि इनमें श्वसन दर जो होती है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या है, ज्यादा होती है। आई कैन, यही बात समझ में। ये केवल स्थलीय और जलीय जीवों के बीच अंतर है रेस्पिरेशन का। देखिए आगे एक बार कि वायुमंडल में उपस्थित, मैं इधर से मिटा देती हूँ जो मैंने लिखा है, जिससे आपको टेबल अच्छे से दिख जाए। देखो, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं कौन, स्थलीय जीव, और जलीय जीव जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। फिर आपके जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिया मनुष्य का, उसमें एग्जाम्पल ले लिया जलीय जीवों का। श्वसन दर कम होती है, क्यों, क्योंकि आपके ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। श्वसन दर अधिक, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, तो O2 पर्याप्त मात्रा में है, जबकि O2 वहां पर कम मात्रा में है। यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है, और यहाँ पर किसके द्वारा, क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई कैन, यही बात समझ में। तो इस तरीके से अगर जो है आपसे कहा जाए कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो स्थलीय जीवों में और जलीय जीवों में कैसे कैसे कंप्लीट होती है, तो आप एक काम करना, यहाँ पर लिखना स्थलीय जीव और यहाँ पर लिखना जलीय जीव। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बकायदा कि स्थलीय जीव और जलीय जीवों में श्वसन किस प्रकार से भिन्न है। तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखोगे, और सब में कंपैरिजन लिखते हुए आप क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम भी लगा देना, बना देना। डायग्राम बना दोगे तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है ये किसके अंदर, जो है मनुष्य के अंदर। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ये उसकी स्ट्रक्चर है। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। देखो हम क्या करते हैं, हमारे जो नासा द्वार है यानी कि नेसल पैसेजेस है, जो आगे के सामने के 2 गेट है, इनसे सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, अब सांस अपनी श्वास नली से होती हुई, श्वसनिका से होती हुई, ठीक है, यहाँ से होती हुई ये श्वसनिकाएं डिवाइड हो जाती हैं, और फिर जाके आगे किस में खुलती हैं, लंग्स में खुलती हैं। तो आपको नजर आ रही है ये क्या है, आपके ब्रोंकियोल्स हैं, और फिर ये जो छोटी छोटी होती है ये होती है आपके ब्रोंकियाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है ह्यूमंस के अंदर। अब अपन अगर बात करें तो किसकी बात करते हैं, जलीय जीवों के अंदर। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, कौन, जलीय जीव। अगर आप डायग्राम बनाया है तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्थलीय जीव और जलीय जीवों में रेस्पिरेशन डिफरेंट होता है। अब हमारे अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो देखो हमारे अंदर श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो कैसे कंप्लीट होती है, फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होती है, लंग्स के द्वारा। इन लंग्स के द्वारा क्या है, अपने ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली गई, यानी कि ऑक्सीजन हमने क्या कर ली, इनहेल कर ली। अब ऑक्सीजन को जो है कौन, हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है आपका, ये हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, जो कि क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ट्रेवल करेगा, यानी कि इस पे बैठ के ऑक्सीजन जो है घूमेगी। अब ये हीमोग्लोबिन जो है O2 का क्या करेगा, संचरण करेगा। O2 तो मिल गई सबको। अब इससे क्या होगा, आपके जो है ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाएगी, जिससे आपके ऊर्जा का निर्माण होगा नहीं होगा, एटीपी का निर्माण। अब जब ऊर्जा बन गई, साथ में आपके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, मैं इधर लिख रही हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मिक्स हो जाएगी, और प्लाज्मा में मिक्स होके ये जो है आपके फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। ठीक है, देखिए मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होगी।
हीमोग्लोबिन आरबीसी जो कि आपका आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। देखो आपका जो ब्लड है यानी कि रक्त है उसके अंदर वो दो तरीके के कंपोनेंट से घटकों से मिलके बना है। एक है आपका प्लाज्मा, ये हम पढ़ेंगे जब हम इसका नेक्स्ट वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब परिसंचरण तंत्र, उसके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे पूरे ब्लड को। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। देखो ब्लड जो है आपका मिलके बना है प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। ये जो आपकी रक्त कणिकाएं होती है ना, ये आपके 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स जिन्हें हम कहते हैं बिंबाणु। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? आपके ऑक्सीजन को ग्रहण कर और सभी अंगों तक पहुंचाएगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी आपकी क्या करती है? आपकी बॉडी का एक तरीके से सोल्जर है, अर्धसैनिक है, यानी कि आपकी बॉडी की सुरक्षा करेगी। प्लेटलेट्स क्या करती है? अगर मान लीजिए आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए क्लॉटिंग करने का काम कौन करती है? आपकी प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज के खंडन से जो है ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण हो जाएगा। भाई CO2 बन गई, अब बॉडी से क्या आ जाएगी? बाहर आएगी। तो देखो CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना और नासा द्वार से बाहर जो अपने नेसल पैसेज है उनके द्वारा ये क्या हो जाएगी? एक्सेल हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो आपके किसके द्वारा संपन्न होती है? फेफड़ों के द्वारा। होती है नहीं होती? अब जो हमारे अंदर श्वसन हो रहा है, ये जो श्वसन है इसको अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका वायवीय श्वसन। एक क्या होता है आपका? वायवीय श्वसन। और दूसरा आपका होता है अवायवीय श्वसन। देखो नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है तुमको नाम से ही? कि देखो वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ये तो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वायु की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है? कि भाई साहब ये तो होगा ऑक्सीजन की यानी कि वायु की अनुपस्थिति में। तभी तो इसको हमने वायवीय श्वसन नाम दिया और इसको हमने नाम दिया क्या? अवायवीय श्वसन। जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, देखो इसमें क्या होगा? जो ग्लूकोज है ना पहले, उसका विखंडन होगा किसमें? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट के अंदर जो है ग्लूकोज का विखंडन होगा। अब इसमें ग्लूकोज के अंदर आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन के कितने अणु हैं? 6। पायरुवेट के अंदर आपके कार्बन के 3 अणु होते हैं। ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन की, ये आपके संपन्न होती है कहां पर? कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। अब ये जो है पायरुवेट आगे जाके किसमें आपको याद रखना है? ये अवायवीय श्वसन के अंदर। ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा। तो ये जो अवायवीय श्वसन है इसको अपन कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? इथेनॉल यानी कि एथेनॉल बनता है। ठीक है। ये मेन आपको याद रखना है कि इसके अंदर एथेनॉल जो है उसका निर्माण होता है। साथ के साथ आपका क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर बनेगी और ऊर्जा बनेगी। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनता है। किसमें?
एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यानी कि एथेनॉल बन जाएगा। आपके जो वायवीय श्वसन होता है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो है ऊर्जा का निर्माण होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी कि एथेनॉल नहीं बनेगा। किसमें? वायवीय श्वसन के अंदर क्या बनेगा? आपके ऊर्जा बन जाएगी, यानी कि एटीपी का निर्माण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी, साथ के साथ आपके थोड़े बहुत मात्रा में पानी का निर्माण। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए देखिए एक बार इधर। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का विखंडन हुआ किसमें? पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन अणु है। तो कहां पर प्रक्रिया संपन्न हुई? कोशिका द्रव्य के अंदर। अब पहला अपन देखते हैं अवायवीय श्वसन। पहला क्या है आपका? अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें? यीस्ट में अपन ने देखा है। तो प्रोडक्ट क्या बना? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण हुआ। किसमें? अवायवीय श्वसन में। अब यहाँ पर देखिए वायवीय श्वसन, दूसरा यहाँ पर क्या है? वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। याद रखिएगा ये जो है ना आपकी प्रोसेस, यानी कि एटीपी का जो निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण, वो कहां पर होगा? ये प्रक्रिया संपन्न होगी आपके कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो ग्लूकोज जब 3 अणु वाले, कार्बन अणु वाले जब उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो वो तो हुई आपकी कोशिका द्रव्य में। ये कहां होगी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो है आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तीसरी चीज अपन देखते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम मात्रा में होती है, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि हमारी पेशी कोशिका में, यानी कि मसल्स में। तो देखो किसका निर्माण? लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा का निर्माण जो है आपके यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आपके जो है श्वसन अपन ने 2 तरीके का पढ़ लिया। एक है आपके वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। आ गई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं हमारे पूरा जो श्वसन तंत्र है उसकी। भाई किस किस से मिलके जो है अपना श्वसन तंत्र बना है? तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अंग मिलके अपन का एक तंत्र जो है, एक सिस्टम जो है यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां मिलके जो है अपना क्या बनाती है? पूरा श्वसन तंत्र बनाती है, यानी कि इन सब के द्वारा अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में जो है अपने क्या आती है? नासिका, ग्रसनी और स्वर, जो कि अपना स्वर यंत्र है लैरिंग्स। ठीक है, फिर निचला श्वसन तंत्र में आपके श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। श्वास नली जो होती है ये आपके ट्रैकिया है। ठीक है, सी आकार के छल्ले इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपकी श्वास नली है आगे जाके डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। ये मानो कि ये क्या है आपकी? इस तरीके से ये क्या है आपके? श्वास नली है। फिर ये आगे जाके 2 में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं जाके किस में खुलती है? लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। ठीक है, फिर श्वसन मांसपेशियां, तो मध्य पर डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये नीचे की साइड स्थित होता है। इसके जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। ठीक है, देखिए आगे इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आपके ये सबसे पहले क्या है? नासा द्वार, यानी कि अपने नेसल पैसेज, जिनके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो इन नासा द्वार के द्वारा जो है ऑक्सीजन क्या हुई? आपके अंदर आई। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है आपकी? ये है श्वास नली। क्या है? श्वास नली। ये उपसी आकार के जो छल्ले होते हैं उपास्थि वाले, उनसे बनी होती है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। अब ये श्वास नली जो है आगे जाके इस तरीके से श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है।
और श्वसनी में डिवाइड हो जाती है और इस तरीके से आगे जाके ये जो है आपकी क्या है, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में आगे डिवाइड होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके किस में खुलती हैं, लंग्स में खुलती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में देखो। और ये क्या है, ये है आपके डायफ्राम। तो देखो ये जो नीचे की साइड प्रेजेंट होता है लंग्स के, ये होता है डायफ्राम, जो कि क्या करता रहता है, ये डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, और जो है इसका रिलैक्सेशन यानी कि आराम से जो है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसमें, डायफ्राम में, जिसकी वजह से अपने जो लंग्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी इनका साइज क्या करता रहेगा, ये छोटा बड़ा करता रहेगा। जब अपन सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा सांस लेने पे अपनी ये जो पार्ट है यानी कि अपनी वक्ष गुहा जो है ऊपर की साइड आती है, फिर अपन जब सांस छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स, यानी कि ये वापस अपने साइज में वापस आ जाती है। ठीक है, देखिए नासिका यानी कि अपनी नाक, इसके द्वारा अपन ने ऑक्सीजन अंदर ले ली। फिर द्वितीय श्वसन अंग नासिका के अलावा अपना क्या है, मुख है। तो द्वितीय श्वसन अंग क्या है आपका, मुख। अगर आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो, अगर आपकी कोई नाक जो है दबा देता है तो आप मुंह से सांस लेते हो, तो इसलिए द्वितीय श्वसन अंग क्या है अपना, मुख है। फिर आपके ग्रसनी से होता हुआ ये आगे लैरिंग्स में खुलता है। फिर आपके स्वर रज्जु, लैरिंग्स क्या है आपके, स्वर रज्जु है, जिससे आपकी आवाज निकलती है एक मधुर सी। ठीक है, अब ये आगे जाके श्वास नली, ये जो आपकी श्वास नली है ये क्या है आपकी श्वास नली, जिसमें सी आकार के छल्ले जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है श्वसनिकाओं में, और ये जो श्वसनिकाएं हैं ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में आगे डिवाइड होते हैं। और ये किस में खुलते हैं, इन लंग्स के अंदर, इन फेफड़ों के अंदर जो है ये ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स खुलते हैं। ठीक है, देखो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, यानी कि जब आप इनहेल कर रहे हो और जब आप एक्सहेल कर रहे हो। वक्षीय गुहा फैलती है जब आपने सांस अंदर ली, सांस अंदर लेके देखो सारे एक बार, वक्षीय गुहा क्या हुई आपकी, फैली। उच्छ्वसन जब आपने सांस छोड़ी तो वक्षीय गुहा मूल आकार में क्या हो गई, वापस आ गई। पसलियों से संलग्न पेशियां क्या होती है, इसमें सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसमें पेशियां जो है आपकी रिलैक्स हो जाती हैं। भाई जब आप अंदर सांस लेते हो तो जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो आपकी जो पेशियां हैं वो क्या होती है, सिकुड़ती है। जब आप सांस छोड़ देते हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, यानी कि वो अपनी मूल आकार में वापस आ जाती हैं। वक्ष ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है, उसमें अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब क्या होता है, कम होता है, और उस कंडीशन में वायु का दाब अधिक होता है। वायु का फेफड़ों में भरना यानी कि ऑक्सीजन जब अपन अंदर लिए, और वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब अपन एक्सहेल करते हैं तो बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से श्वसन की प्रक्रिया जो है अपने कंप्लीट होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की। अब अपन बात करते हैं एटीपी निर्माण की। तो ये जो प्रक्रिया है वो अपने कहां पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो कि क्या है अपने एनर्जी बंडल है। क्या है, एनर्जी बंडल है, यानी कि अपने अंदर जो एनर्जी है ना वो किस फॉर्म में कलेक्टेड है, एटीपी की फॉर्म में। ये जो एटीपी है ये आपके एडीपी और फॉस्फेट बनाने के काम में आता है। देखो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, यानी कि जो अपना एटीपी है वो इनसे मिलके बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म तो क्या होता है, एटीपी तो आपका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एटीपी तो क्या है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जबकि एडीपी क्या है आपका, तो एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन डाई, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है,
तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप ने मिलकर क्या बनाया, अपना एटीपी बना लिया। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, भाई ऊर्जा है, ऊर्जा का जो है यूज तो बहुत जगह होगा, तो पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन सिंथेसिस, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। आगे देखिए, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो इस तरीके से ये जो अपना रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है। देखो भाई क्या क्या पढ़ा है रेस्पिरेशन के अंदर हमने। रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है वो हमारे अंदर तो फेफड़ों के द्वारा, और वहां पर जो आपके जलीय जंतु हैं उनमें आपके गिल्स के द्वारा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। श्वसन अपन कहते किसे हैं, तो जब ऑक्सीजन अंदर ली जाती है फेफड़ों के द्वारा और फिर आपके एनर्जी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे अपन कहते हैं श्वसन। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो आपका पचित भोजन में उसमें ऑक्सीजन का मिलना तथा उससे ऊर्जा का निर्माण श्वसन कहलाता है। अब ये जो आपका एनर्जी है वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इससे पहले सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया आपके किसके द्वारा कंप्लीट होगी, तो लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होगी। स्थलीय जीव और जलीय जीवों में ये श्वसन किस तरीके से भिन्न होता है, तो स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा है तो इसीलिए इनमें श्वसन दर क्या होती है, कम होती है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इनके पास उपलब्ध होती है। जबकि जलीय जीवों में जो श्वसन है वो आपके गिल्स के द्वारा कंप्लीट होता है, क्लोम के द्वारा कंप्लीट होता है। आपके जो ये क्या करते हैं, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। अब ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए जो है इनमें श्वसन दर क्या होती है, ज्यादा होती है। आपके क्या हुआ कि आपने नासा द्वार के द्वारा ऑक्सीजन जो है आपके अंदर गई, आपके आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स के पास एक श्वसन वर्णक मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो इस ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। शरीर के सभी अंगों तक जब आप ऑक्सीजन पहुंच जाती है और ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, उससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है और फिर जो है फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अपने फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट हुई, लेकिन एनर्जी का निर्माण हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। श्वसन दो प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल का निर्माण होगा। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। जहां पर ऑक्सीजन की कम मात्रा उपलब्ध होती है जैसे हमारी पेशियों में, वहां पर लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है, साथ के साथ एनर्जी का निर्माण होता है। अपना जो श्वसन तंत्र है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अपनी नाक से यानी कि नासिका से। द्वितीय मुख्य श्वसन अंग क्या है, आपका मुख है। अगर आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे तो आप मुंह से सांस जो है वो लेते हो। अब आपके जो है स्वर यंत्र मौजूद है, आगे जब ये जाएगी ग्रसनी, फिर आपके स्वर यंत्र लैरिंक्स, स्वर यंत्र होता हुआ ट्रैकिया यानी कि आपके श्वास नली, फिर ये ट्रैकिया आगे जाके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, श्वसनीय श्वसनिकाओं में, ठीक है, और वो आगे जाके आपके लंग्स में खुलती है। लंग्स के नीचे जो है आपका डायफ्राम मौजूद होता है जो कि आपके क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। इस तरीके से आपका जो है श्वसन वो कंप्लीट होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी का निर्माण होता है और आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अपन अगली क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं वहन यानी कि आपका परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।